मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज अपन सामाजिक ज्ञान विषय के दूसरे पाठ संघर्षकालीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पाठ 5 अंक का है। इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें इस प्रकार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में अपन अरब आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अरबों ने आक्रमण क्यों किए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें। तो इसका पहला कारण है इस्लाम का प्रसार करने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, भारत की अथाह धन संपदा को लूटने के लिए। सफल आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा दाहिर सेन था। सिंध का राजा दाहिर सेन। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन को हरा करके विजय प्राप्त की और उसके बाद में लगातार अरबवासियों का सिलसिला जारी रहा। महमूद गजनवी भारत आया, मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी के पृथ्वीराज चौहान से कई युद्ध हुए, लेकिन 2 युद्ध महत्वपूर्ण है। तराइन का प्रथम युद्ध और नंबर 2 तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। उसके ठीक 1 साल बाद तराइन के मैदान में ही दूसरा युद्ध हुआ। उस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने छलबल से उस युद्ध को जीत लिया और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया। पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद में मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंप दी और उसी ने बाद में भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 ईस्वी में, और यहीं से भारत में मुस्लिम साम्राज्य का शुरुआत मानी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़ा दानी था, इसलिए इसको दाता भी कहा जाता है और लाख वक्ष कहा जाता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाम वंश के अन्य नाम थे यामनी और एल्बरी वंश। भारत में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। एक सूफी संत की याद स्मृति में इसने ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। सन 1210 में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर। उसके बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, जो मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता कहा जाता है। उसने कई विजय प्राप्त की। उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी उसकी बेटी रजिया बनी। रजिया, जिसे भारत की प्रथम महिला शासिका कहा जाता है। रजिया के शासक बनने पर अमीर वर्ग ने उसका बहुत विरोध किया। उसे कई विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने विरोध की परवाह नहीं करते हुए पुरुषों के समान कोट, आबनूश, टोपी आदि पहनकर भरे दरबार में बैठती। उसने जमालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रधान बनाया। अल्तुनिया नामक एक युवक से विवाह किया, लेकिन बाद में अमीरों के द्वारा अल्तुनिया को मार दिया गया। उसके बाद 3 अयोग्य शासक हुए और फिर गुलाम वंश का एक सबसे योग्य शासक बना बलवन। यह वह बहुत योग्य शासक था और इसने लोह और रक्त की नीति अपनाई। लोह और रक्त की नीति क्या थी कि इसमें दुश्मन के पुरुषों को मार दिया जाता था और महिला और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। यहां पर 2 क्वेश्चन है। लोह और रक्त की नीति किसने प्रारंभ की? तो बलवन ने प्रारंभ की। लोह और रक्त की नीति क्या थी? इसमें दुश्मन के पुरुषों को मार दिया जाता था और महिला और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। ये जो नीति थी वो लागू की थी बलवन ने। बलवन का राजस्व सिद्धांत था। बलवन ने सिजदा और पावोश की प्रथा शुरू की। सिजदा यानी शहंशाह के सामने दंडवत लेटना, ये प्रथा शुरू की। जब भी कोई व्यक्ति आता तो शहंशाह से मिलने से पहले वो दंडवत लेटता था, सिजदा उसको कहा जाता है। उसके बाद इसने एक सिद्धांत बनाया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, दैवीय सिद्धांत का इसने
प्रचलन किया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वो देवीय गुणों से युक्त होता है और प्रत्येक व्यक्ति को राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये इसका सिद्धांत था। और सिद्धा पावोस की प्रथा शुरू की, लोह रक्त की नीति इसने चालू की, तो ये इसका राजस्व सिद्धांत था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बलवंत का राजस्व सिद्धांत क्या था। इसके बाद अपन खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ ही वर्ष शासन किया, उसके बाद में उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी बहुत वीर प्रतापी था और द्वितीय सिकंदर के नाम से ये गद्दी पर बैठा। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है कि किस नाम से गद्दी पर बैठा। द्वितीय सिकंदर के नाम से गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 4 नंबर में, वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सुधार किए अपने साम्राज्य में, शासन काल में क्या सुधार किए। तो इसने 4 महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनके बारे में आपको बता दूं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सुधार किया इसने बाजार सुधार, जिसको अपन आर्थिक सुधार भी कह सकते हैं, बाजार सुधार। नंबर 2 सैन्य सुधार, सैन्य सुधार। नंबर 3 भू राजस्व सुधार और नंबर 4 अन्य सुधार। पहला है बाजार सुधार। बाजार में इसने वस्तुओं की कीमत निर्धारित की, माप जोख में जो गड़बड़ी होती थी उसको रोका, मिलावट को रोका, ये काम इसने किए। नंबर 2 सैन्य सुधार में इसने सैनिकों का हुलिया पता रजिस्टर में लिखना प्रारंभ सबसे पहले इसने किया। नंबर 2 बात घोड़े दागने की प्रथा, यानी सैनिकों को जो घोड़े दिए जाते थे उन पर शाही मोहर लगाई जाती थी। उससे पहले जो सैनिक होते थे उनको जो घोड़े दिए जाते थे उन घोड़ों को बदला बदली कर लेते थे, तो इसने घोड़ों पर शाही मोहर लगाने का काम सबसे पहले किया। ये काम इसने किए। और नंबर 2 बात, नंबर 3 ये भी है इसमें कि इसने सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन देना प्रारंभ किया। ये सैन्य सुधार है। इसके बाद नंबर 3 में भू राजस्व सुधार। भू राजस्व में यह है कि इसने खालसा यानी बेकार पड़ी हुई भूमि को खेती के योग्य बनाया, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई और पैदावारी में भी वृद्धि हुई। अन्य सुधार में यह है कि इसने अमीर जो लोग थे, यानी ऐसे लोगों को कट्टरपंथी थे जिससे इसको डर लगता था, ऐसे लोगों के मिलने जुलने पर इसने रोक लगाई कि कहीं कोई मेरे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच दे। शराब पीने पर इसने दिल्ली में पाबंदी लगाई। अमीरों की संपत्ति को जब्त करके उसको गरीबों में बांट दिया। ये चौथा सुधार इसने किया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अलाउद्दीन खिलजी वाले टॉपिक में, ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद मैं तुगलक वंश के बारे में आपको बता दूं। तुगलक वंश की संस्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये बात कही जाती है विवादास्पद शासक था। इसको बहुत सारे इतिहासकार पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं, विस्मयकारी रक्त का प्यासा भी इसको कहते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी 4 योजनाएं क्या थी। कुछ योजनाएं थी इसकी। पहली योजना थी कि इसने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी ले गया और उसमें इतनी परेशानी हुई कि बहुत सारे लोग भूखे प्यासे मर गए और योजना इसकी असफल हो गई। दूसरी ये थी कि इसने गंगा यमुना के बीच के जो द्वाब क्षेत्र है, यानी जो भूमि थी उपजाऊ, उसमें इसने टैक्स बढ़ा दिया, भूराजस्व बढ़ा दिया। ये थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और इसने कराचल अभियान ये किया। इनमें क्या है, इसको असफलता मिली। इन सारी बातों के कारण इसको इतिहासकार असफल शासक, विवादास्पद शासक, रक्त का प्यासा शासक भी कहते हैं। इसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक ने के बारे में बात कही जाती है। फिरोज तुगलक को शहरों और नहरों का निर्माता कहा जाता है। हमारे देश में नहरें इसने निकलवाई। यमुना नदी से नहरें निकालकर हांसी और सिरसा के क्षेत्रों को सिंचित करवाया। फिरोजाबाद, फिरोजपुर आदि शहर इसने बसाए और अटाला मस्जिद आदि इसने बनवाई तथा इसने खरबूजे, अंगूर के आदि के बगीचे लगवाए और गुलामों के लिए अलग से एक विभाग खोला। बहुत सारे कार्य इसने किए। तो ये इसके सुधार कार्य है। इसके बाद संयद वंश का शासन रहा, वो थोड़े दिन रहा। फिर
लोधी वंश। लोधी वंश में सिकंदर लोधी, जिसने आगरा शहर बसाया। सिकंदर लोधी, ये एक क्वेश्चन है 1 नंबर में कि आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। अब प्रश्न एक ये भी है कि क्यों बसाया? तो ब्याना, इटावा, ग्वालियर और धौलपुर के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए ये आगरा शहर बसाया गया। इसने सिकंदरी गज भी चलाई जो 30 इंच लंबी होती थी, इसलिए इसके द्वारा चलाई जाने से उसको सिकंदरी गज भी कहते हैं। इसने भूमि व्यवस्था को सही किया, सुधार कार्य किया, नाप जोख करवाई, ये काम किए। इसके बाद लोधी वंश का जो अंतिम सम्राट हुआ इब्राहिम लोधी हुआ। इब्राहिम लोधी पराक्रमी शासक था, दिल्ली का सुल्तान बना और बाद में उसका मुगल वंश के संस्थापक बाबर से युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और भारत में एक नए राजवंश की नींव पड़ी और वो थी मुगल वंश की। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 में इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की। इसके बाद में इसके लिए एक चुनौती और थी बाबर के लिए, राजस्थान के राणा सांगा को हराना। राणा सांगा को हराए बिना बाबर का दिल्ली पर अधिकार बना रहना मुश्किल था। इसलिए 1527 में खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार हो गई और दिल्ली पर मुगलों का वास्तविक अधिकार हो गया। अब इसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी जिसके नाम 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, जिसका नाम था तुझके बाबरी। तुर्की भाषा का ये विद्वान था। बाद में इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। पहले इसको आगरा में दफनाया गया, लेकिन अंतिम इच्छा के अनुसार इसे बाद में काबुल में दफनाया गया। तो यह इसके बाद में इसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं ये बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन प्रशासनिक अयोग्यता थी हुमायूं में और इसी कारण ये सफल शासक नहीं रहा। हुमायूं की कुछ कमजोरियां थी। कमजोरी ये थी कि एक तो बिलासी प्रवृत्ति का था, नंबर 2 बात ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था। सातों दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े। क्वेश्चन भी है 4 नंबर में, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हुमायूं की कमजोरियां क्या थी। पहली कमजोरी अयोग था, बिलासी था। नंबर 2 बात ज्योतिष में विश्वास करता था। ये सातों दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था। इसके अलावा ये मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान रखता था। इसने युद्ध काल के दौरान जिस समय शेरशाह सूरी से युद्ध चल रहा था, उसी समय उसने शेख अली अख्तर की बेटी हमीदा बानो से निकाह कर लिया। तो इस प्रकार से ये अयोग शासक सिद्ध हुआ। उसके बाद इसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और इसने संपूर्ण भारतवर्ष पर आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप से इसका युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, जो निर्णायक युद्ध रहा। बहुत सारी विजय इसने प्राप्त की और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा, शाहजहां गद्दी पर बैठा, औरंगजेब के बारे में क्वेश्चन है। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसने गद्दी पर बैठते ही हिंदुओं के अत्याचार प्रारंभ कर दिए। जजिया कर बढ़ा दिया और हिंदुओं पर, व्यापारियों पर कर लगा दिया। इसके अलावा इसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़वा दी। ये काम इसने किए। अब अपन आगे पढ़ते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में अपन देखते हैं हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था, बहुत वीर प्रतापी शासक था और इसका साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था। इसने दिग्विजय अभियान किया। गद्दी पर बैठते इसने पावू, परमा और वर्धनपुर, चित्तौड़ आदि पर इसने विजय प्राप्त की और जीत के उपलक्ष्य में कोट यजन यज्ञ किया। इसके साम्राज्य के बढ़ने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। छल कपट से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि
किन दो विश्वासघातियों को अपनी ओर मिला लिया अलाउद्दीन खिलजी ने? तो रणमल और रतिपाल को। किन दो सेना नायकों को हमीरदेव चौहान ने भेजा? तो भीमदेव और धर्म सिंह दो थे, उनको भेजा। इसके अलावा अपन आगे पढ़ते हैं तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें मैं बता दूं आपको राव शेखा के बारे में। राव शेखा जिसके नाम पर ये शेखावाटी क्षेत्र पड़ा, जो शेखावत शाखा का संस्थापक माना जाता है राव शेखा का जन्म 1433 में हुआ। पिता का नाम मोकल, माता का नाम निर्वाण था। इसने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े। राव शेखा ने 52 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में यह विजयी रहा। राव शेखा इसने नगर, हिसार, नगरचल और कायम खानी राजपूतों पर विजय प्राप्त की। अमृतसर में इसने जगदीश का मंदिर बनवाया, भगवान जगदीश का। और बाद में इसने और युद्ध लड़े और सभी युद्धों में इसने विजय प्राप्त की। तो ये राव शेखा के बारे में है। इसके बाद में एक प्रश्न है 1 नंबर का कि राजस्थान का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? जनरल नॉलेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और 1 नंबर में अपन परीक्षा की दृष्टि से तो रावचंद्र सेन को भूला बिसरा शासक कहा जाता है। रावचंद्र सेन को, क्योंकि इसके बारे में इतिहास में ज्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि इसके बाद में इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसलिए इसके इतिहास को लोप कर दिया गया। इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। रावचंद्र सेन को, ये जोधपुर का शासक था, इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है और कहते हैं कि महाराणा प्रताप इसी के पद चिन्हों पर आगे चले। तो ये रावचंद्र सेन के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको शिवाजी के बारे में बता दूं, जिन्होंने मराठों के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मराठों के उत्थान में शिवाजी, एक क्वेश्चन है कि मराठों के उत्थान में शिवाजी का योगदान लिखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। शिवाजी के जीवन परिचय के बारे में बता दूं। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ। इन्होंने मराठों में नई क्रांति का संचार किया। ये साहसी थे, पराक्रमी और मावली युवकों का एक संगठन बनाकर इन्होंने मराठा जाति में नए उत्साह का संचार किया और विजय प्राप्त की। सन 1665 में जयसिंह के साथ इन्होंने पुरंदर की संधि की, जिसके अनुसार इनके 32 में से 23 किले मुगलों के पास चले गए। इनको 4000 का मनसबदार बनाया गया। तो इस प्रकार से ये शिवाजी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको सिख गुरु के बारे में बता दूं, गुरु नानक देव। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे और इन्होंने भारत की यात्राएं की। घर गृहस्थी में इनका मन है, जिसको उदासिया कहा जाता है। इन्होंने गुरु की महत्ता पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, भाईचारे पर बल दिया, समानता पर बल दिया और जाति प्रथा छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। ये शिक्षा इन्होंने दी। इसके बाद और बहुत सारे गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने सिख धर्म के लिए उत्थान के लिए बहुत काम किए। इनके 2 पुत्र औरंगजेब के द्वारा दीवार में चुनवा दिए गए, 2 युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो इसलिए ये अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, सिखों के गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। यह भी एक क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। ये अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु गद्दी को समाप्त कर दिया गया और ये 10वें गुरु हुए। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिख धर्म के लिए उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं विजयनगर के बारे में। विजयनगर ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। 1336 में इसकी स्थापना हरियर और वक्का के द्वारा की गई।
हरियर और बुक्का के द्वारा। संगम वंश के 2 भाई थे, इनके द्वारा की गई। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, सुलुभ, तुलुभ, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराबिदु। ये 4 राजवंशों ने शासन किया। इस साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा हुआ कृष्णदेव राय, और तालीकोटा युद्ध के बाद इस साम्राज्य का पतन हो गया। इस साम्राज्य में कला, साहित्य आदि का बहुत विकास हुआ, अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो इस प्रकार से साम्राज्य मध्यकालीन भारत में बहुत फला फूला। ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बहमनी साम्राज्य के बारे में और बता दूं, यह भी दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था, और हसन बहमन शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसलिए भी अपनी कीर्ति पताका को बहुत दूर दूर तक फैलाया बहमनी साम्राज्य ने। यह बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके बारे में और बता दूं मैं, बंदा बैरागी कौन था? बंदा बैरागी, बंदा बैरागी, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में भी है, 1 नंबर में। बंदा बैरागी 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? तो माधोदास, इसका मूल नाम था माधोदास। बंदा बैरागी का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ, और ये सन्यासी हो गए, बैरागी हो गए, और बाद में ये दक्षिण भारत में चले गए और गोदावरी नदी के किनारे पर अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। एक बार गुरु गोविंद सिंह दक्षिण प्रवास के समय पर दक्षिण भारत में गए, तो वहां पर इनकी जो मुलाकात है वो बंदा बैरागी से हुई। तो गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बैरागी को उत्तर भारत में आने के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि इस समय जो पूरा उत्तर भारत है वो एक मुगल सेनापति वजीर खां के आतंक से परेशान है, और ये तुमको समाप्त करना है। तो बंदा बैरागी ने उस कार्य का जिम्मा लिया, और उन्होंने छप्पर चिड़ी नामक स्थान पर बंदा बैरागी ने वजीर खां के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाद में इन्होंने अपने आप को किले में बंद कर लिया, और मुगल सेना भेजी गई। मुगल सेना भेजने के बाद में इनको दिल्ली लाया गया, और वहां पर इन्होंने अपने कई वीर साथियों के साथ में मुगल सेना से युद्ध किया, और बाद में ये युद्ध करते मारे गए। ऐसे थे बंदा बैरागी, महान त्यागी, वीर, कर्तव्यपरायण थे, धर्म के रक्षक थे। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पाठ 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे मैं आपको तीसरे पाठ के बारे में पढ़ाऊंगा। आप सभी इन पाठों को, ये प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको 1 नंबर के क्वेश्चन ही बताए हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन भी बताए हैं। अगले वीडियो में हम आपको पार्ट 3 6 नंबर के क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।